ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या एनॉमलस बिहेवियर इसका है? जैसे हमने देखा था कि वॉल्यूम किसी भी सॉलिड या लिक्विड में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो उसके वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है। वाटर में एक बहुत ही पेक्यूलियर टाइप की प्रॉपर्टी है। क्यों है? तो इसकी प्रॉपर्टी है एक्चुअली, तो जैसे जैसे टेम्परेचर का बढ़ाते हो, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप इंक्रीज करते हुए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए तो इसके वॉल्यूम में क्या देखा गया, डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है। और फिर 4 डिग्री के आगे जब जाते हो, हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो ये आपका वॉल्यूम आपका इंक्रीज करता है। अब नेचर ने ऐसा क्यों दिया है, तो इसका ग्राफ देखो क्या बनेगा। देखो इधर अगर टेम्परेचर को प्लॉट करोगे तुम, तो इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मान लो ये 0 डिग्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, 0 डिग्री नीचे तो आइस बन गया है, ये वाटर 0 डिग्री से आपका वाटर ही है। तो ये मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आपका 4 डिग्री है, तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है 0 से 4, यानी कि वॉल्यूम अगर स्टार्ट करोगे तो 4 पे आके क्या होगा, ये सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4 के बाद ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और कब तक इंक्रीज करेगा, 100 डिग्री तक। यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, ये आपका वॉल्यूम है आपका, तो इसको बना लीजिए आप लोग, ठीक है। ये वॉल्यूम इधर चल रहा है, ये टेम्परेचर इधर है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम आपका डिक्रीज किया। तो अगर पूछा कि डेंसिटी क्या होगा, अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग अगर डेंसिटी का पूछूं आपसे, देखो मास तो नहीं बदल सकता किसी चीज़ का। मान लो तुमने 1 kg मास लिया है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वॉल्यूम आपका डिक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आई है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मास तो चेंज कर नहीं सकते हो, तो अगर वॉल्यूम इसका कम हो गया वाटर का तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, हाँ, ये डेंसिटी का है। तो ये आपका रो का हो गया, वाटर की डेंसिटी, और इधर आपका टेम्परेचर हो गया। इस बुक में लिखा है। तो देखो ये जो वाटर का नेचर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचर है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नेचर ना होता, ठीक है, तो जो भी हमारी ये बहुत ही जो ठंडे प्लेस होते हैं, बहुत ही कोल्ड प्लेस से आपके रसिया के ऊपर चले जाओ या अंटार्कटिका कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ भी फ्रीजिंग तो होती है, लेकिन तब भी देखते हो ना कि भाई हमेशा तो विंटर पड़ता नहीं है, विंटर कुछ समय तक रहता है, फिर क्या होता है, समर शुरू हो जाता है। तो समर में फिर से वो मतलब जो भी हैबिटाट आ जाता है आपका, यानी कि जब आपका प्योर विंटर रहता है तो विंटर में अगर, अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो कोई लेक है, मान लो जैसे लेक है, अभी लेक मान लो पूरा वाटर से भरा हुआ है, ये ध्यान से देखना, अगर लेक आपका पूरा वाटर से भरा हुआ है तो मान लेते हैं कि अगर ये सॉलिड आइस बनता, मान लो जैसे जैसे आइस बनता, ये मान लो अगर नॉर्मल तरीके से होता है ये, तो जैसे जैसे ऊपर ये ठंडा होता जाता है, जैसे जैसे ठंडा होता जाता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, जो भी यहाँ पे वाटर जो तुम्हारा कम टेम्परेचर हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, कम टेम्परेचर हो रहा है, मान लो ये टेंडेंसी ऐसे ही होती, केवल मान लो ये ऐसे करके होती है, मान लो स्ट्रेट लाइन होता है। मान लो कि जैसे जैसे टेम्परेचर तुम्हारा नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर गिर रहा है आपकी डेंसिटी क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है, ऐसे होता है। मान लो नॉर्मली यही होता है ना, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता है, नॉर्मल केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि डेंसिटी तुम्हारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अगर डेंसिटी बढ़ती जाती, ये नेचर ना होता अगर वाटर में नॉर्मल तरह से बिहेव करता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाता है इसका डेंसिटी क्या होती, बढ़ जाती। मान लो बाहर का टेम्परेचर हो गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड, विंटर आ गया, तो पानी तो तुरंत ही 20 में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो धीरे धीरे होगा। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर आपका कम होगा, ये आपका क्या होगा, हैवी हो जाता है, और ये आपका नीचे आ जाता है वाटर। कम टेम्परेचर का वाटर नीचे आ जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर का वाटर ऊपर आ जाता है। तो आपका फ्रीजिंग कहाँ से स्टार्ट होता था? फ्रीजिंग आपकी बॉटम से शुरू होती है, क्योंकि ठंडा पानी आपका नीचे आ रहा है डेंसिटी के चलते। तो आपकी जो फ्रीजिंग शुरू होती, फ्रीजिंग पहले ये लेयर आपकी क्या बनती,
आइस, फिर ये लेयर आइस बनती, फिर ये लेयर आइस बनती, ऐसे लेयर आपकी आइस बनती जाती और सारी जो भी फिश या जो भी उसके अंदर हैबिटेट होता है, वाटर हैबिटेट, वो सब ऊपर आके मर जाते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये नेचर ने कितना अच्छा प्रोटेक्शन दिया है, देखा जाए तो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कितना अच्छा प्रोटेक्शन दिया है। अब आपका -20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो यहाँ का पानी पहले जैसे मान लो पहले भी बाहर भी 20 था, वाटर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब ये -20 सडनली मौसम खराब हुआ, -20 हो गया, अब ये 20 है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये कम होता जाएगा। टेम्परेचर कितना होगा, ये 4 तक जाएगा सबसे पहले। जो ही ये 4 पे जाएगा तो ये आपकी डेंसिटी आपकी हाई है, तो ये 4 डिग्री का वाटर अभी ऊपर है, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये 4 डिग्री का वाटर कहाँ पहुँचेगा सबसे ज़्यादा? नीचे पहुँचेगा। तो नीचे आपका 4 डिग्री पहुँचा और नीचे का जो अभी हाई टेम्परेचर था, ये पानी ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? जब तक कि पूरा पानी 4 डिग्री में ना पहुँच जाए। समझ में आया? क्योंकि समझ में आया कि नहीं, 4 डिग्री पर डेंसिटी आपकी हाई है, तो जहाँ ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ये पानी हैवी हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा और नीचे का हाई टेम्परेचर का पानी ऊपर। तो ये ऐसे साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पूरा वाटर ना हो जाए। अब समझ में आया? तो इसमें टाइम लगेगा भाई। अगर मान लो लेक आपकी 10 मीटर डीप है, तो इसको होने में ऐसा नहीं कि रात में मौसम चेंज हुआ पूरी 4 डिग्री हो जाएगी, 1 महीने कुछ समय लगेगा, मान लो 10 दिन 20 दिन। फिर क्या होता है, अब जब उसके बाद जब ये आइस बनना शुरू होती है, तो अब जैसे टेम्परेचर तुम्हारा अब और कम हुआ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो उसकी डेंसिटी क्या है आपकी? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की डेंसिटी क्या है? कम है। तो वो अब ये नीचे का वाटर 4 डिग्री है और ऊपर का वाटर क्या हो गया? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। फिर क्या हुआ, आपका बन गया आइस। आइस हल्का होता है, तो आइस आपका बन गया। अंदर पानी है, अंदर क्या है? पानी है। ऊपर क्या बन गया? ये आइस बन गई। और आइस अभी देखे होगे ना, ये आपका अभी पढ़ोगे हीट कंडक्शन में, ये तुम्हारा हीट को कंडक्ट नहीं होने देता है। एक तरह से ये इंसुलेटर का काम करता है। जैसे ये वॉल होती है हमारी, बाहर ठंडी रहती है, अंदर हम लोग को नहीं ठंडी लगती है, क्योंकि हीट क्या होती है, इस वॉल से बहुत ही धीरे धीरे आती है। तो फिर नीचे पूरा नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक तरह से इंसुलेटर हो गया। तो शुरू में थोड़ा बहुत तो पास करने देता है, जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। अब क्या होता है ना, एक तरह से इसने क्या किया, जैसे हम लोग थर्मल ग्लास होता है या थर्मो फ्लास्क होता है, ये एकदम सॉलिड एक आइस की लेयर बना देता है। और ये महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बीत जाता है और ये बाहर की -20 का या -50 भी पहुंच जाता है, तब भी ये नहीं आने देता है। तो नीचे का तुम्हारा वाटर अभी भी 4 डिग्री है, और 4 डिग्री एक फिश के लिए सही है, मतलब वो सर्वाइव कर जाएगा। जिस पानी तो है उसके पास सांस लेने के लिए। फिर क्या होता है, तब तक आ जाता है समर। समर आया, सबसे पहले ये निकल गया। तो ये साइकिल इस रीजन से हमारा जो वाटर हैबिटेट इन विंटर, जो बहुत ही कोल्ड प्लेस पे है, ये सर्वाइव करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक। अगर ये पोर्शन ना हो कि सिंपल होता, ये नीचे जाता, तो ये सारी मछलियाँ हर विंटर में मर जाती और फिर समर में तो आती नहीं। तो पोलर बियर हमारे क्या करते बेचारे, क्या खाते? समझ में आ गया ये? तो इसको लिख लो, जो मैंने थोड़ा सा बोला, 2-3 लाइन अपने मन से लिख लो इसको, ठीक है? ठीक है। तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है थर्मल स्ट्रेस। जैसे मान लो कि कोई भी 2 वॉल के बीच में ऐसे तुमने एक बीम लगा दिया है, एक आयरन की बीम तुमने लगा दिया, ठीक है? ये जस्ट इसमें फिट बैठ गया है, ठीक है? अब ये मान लो L डिस्टेंस का है, किसी टेम्परेचर T पे ये रखा गया है अभी, ठीक है? अब अगर तुम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। वो एक्सपेंशन कितना होगा? डेल्टा L बाई एल इजक्वल टू अल्फा L इंटू डेल्टा T होगा, ठीक है? तो अगर तुम इसको एक्सपैंड करने लगे तो एक्सपेंशन के लिए जगह है इसमें, तो ये क्या करेगा? ये फैलने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये फैलने की कोशिश करेगा तो ये बाहर की जो वॉल क्या करेगी? इसको प्रेस करने की कोशिश कर रही है, फोर्स लगा रही है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसिकली स्ट्रेस इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्टिविटी। तो कितना थर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ?
पूछा गया व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस, कितना जनरेट हुआ अगर इतना टेम्परेचर हम बढ़ा दिए। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा वो क्रश करने की कोशिश करेगा। तो वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल आपको पता है, तो ये देखो वाई इंटू डेल्टा एल बाई जो एल हो गया, यही तुम्हारा एफ बाई ए, यही तुम्हारा स्ट्रेस हो गया। पूछा गया वॉल कितना फोर्स लगा रही है, इतना टेम्परेचर पे कितना फोर्स है, तो F इज इक्वल टू एरिया इंटू ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया y इंटू डेल्टा एल बाई एल। तो ये आपका फोर्स हो गया, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेस आ गया। तो ये आपका बिकॉज ऑफ थर्मल एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, ठीक है, तो इसका देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे बहुत रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रेलवे लाइन बिछी होती है, जो रेलवे लाइन, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसे करके आयरन की रॉड्स होती हैं लंबी लंबी, देखे हो ना, बहुत लंबी होती हैं ये, लगभग 50 मीटर 60 मीटर। हाँ है ना, एक ऊपर से देख रहे हो तो ये सामने दिख रही है, फिर इसके आगे रहती है। तो ये रेलवे लाइन के बीच में अगर जो भी बंदा इसको डिज़ाइन कर रहा है, अगर ये गैप ना रखे तो क्या प्रॉब्लम। मान लो इसको मैंने चिपका के रख दिया, ठीक है, ये मानो चिपका के रख दिया, इधर भी चिपका के रख दिया कि भाई मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं गैप नहीं रखूँगा, रेलवे एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो काबिल इंजीनियर गया, इसको ऐसे कर दिया। तो देखो अगर ये स्टील के लिए आपके बुक में निकाला गया वैल्यू, अगर एरिया वाई और ये रखा जाए तो ये लगभग फोर्स कितना आ रहा है, ये 10 की पावर 5 न्यूटन। मतलब अगर इसको जी से डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 10,000 kg। जब 10,000 kg का मास लटकाने पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स केवल ये 10 डिग्री टेम्परेचर, ये वैल्यू अगर डेल्टा टी की वैल्यू केवल 10 डिग्री से इंक्रीज किया जाए, बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पे आएगी ए वाई अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज जस्ट बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्स अप्लाइड इज 10 टू द पावर 5 न्यूटन। तो हम लोग जानते हैं, जैसे अभी दिल्ली में क्या चल रहा है टेम्परेचर, अभी मान लो 5 डिग्री चल रहा है, और समर में कितना होता है 40 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस, इट्स ह्यूज। इस केस में क्या होगा, ये रेल तुम्हारी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर इधर से कि ये बेंड हो सकती है, समझना है। तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट एक्चुअली, दैट्स वाई इसके बीच में गैप रखते हैं हम लोग, हर दो के बीच में ना, ये हर दो के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत ही माइन्यूट गैप होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है, ये मिलीमीटर में होता है। तो वापस आ जाए। हाँ, ये समर में क्या होता है, फैल जाता है, और विंटर में क्या होता है, कम हो जाता है। तो मान लो समर में तुम्हारा ये 1 मिलीमीटर का गैप है, विंटर में क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर हो जाएगा, 2 मिलीमीटर। तो इतना रखते हैं कि इसके बीच में ना गैप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और इतना भी कम नहीं रखते हैं कि समर में वो चिपक के एक्सपेंस हो जाए। ठीक है, समझ में आया थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो लेटेंट हीट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी तुम्हारा स्टेट चेंज होता है तो उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जैसे जब हमारा आइस से तुम्हारा जब वाटर बन रहा था तो उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन था, ऐसे ही तुम्हारा जब तुम्हारा वाटर से वेपर बन रहा था तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन था। लेकिन उस समय वो हीट एब्जॉर्व करता है, तो वो हीट जो एब्जॉर्व कर रहा है, जो Q की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो बेसिकली अगर 1 kg का आइस लोगे तो 1 kg को आइस को मेल्ट करने में जो एनर्जी लगेगी, क्या 2 kg को भी सेम लगेगी? नहीं। यानी कि जो Q होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट जो किस पे है, मास पे है। ज़्यादा मास हुआ तो ज़्यादा एनर्जी, तो ये कांस्टेंट आ जाता है Q इज इक्वल टू एल, तो इसी को M इंटू एल बोलते हैं, मतलब ये L आ जाता है कांस्टेंट, तो Q इज इक्वल टू M इंटू एल। तो यही जो L होता है ना, इसी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट सिंपल क्या मतलब हुआ, ये Q बाई M, मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर ए यूनिट मास। ठीक है, समझ में आ गई है। तो ये तुम्हारा लेटेंट हीट हो गया। अब लेटेंट हीट में 2 तरीके का होता है, जब सॉलिड से तुम्हारा कोई चीज लिक्विड बन रही है या लिक्विड से सॉलिड,
लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड। तो इस समय जब स्टेट चेंज हो रहा है तो जो हीट लगती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कांस्टेंट का क्या नाम दिया है, उसको LF बोलते हैं। LF मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर के केस में जो ये वैल्यू होती है, वाटर मतलब वाटर और आइस के केस में ये 80 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। और दूसरा जो आपका है लिक्विड एंड वेपर, या ठीक है, इसमें लिक्विड से वेपर बने चाहे वेपर से लिक्विड बने, तो इसमें अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम लोग बोलते हैं हाँ LV, हाँ लेटेंट हीट, हाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसकी वैल्यू होती है 540 किलो कैलोरी पर केजी। ये किलो कैलोरी में है सारी, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें एग्जाम्पल 11.4 में क्या बोल रहा, बोलो 0.15 ग्राम ऑफ, हाँ 0.15 केजी ये आइस है। किस टेम्परेचर पे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये टेम्परेचर ऑफ आइस हो गया, टेम्परेचर ये बेसिकली मास ऑफ आइस हो गया। और वाटर का क्या है 0.30 केजी और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस आइस को, ये जो आइस है तुम्हारा, इस आइस को जब तुम वाटर में मिक्स करोगे, हाँ तो ये जब मिक्स करोगे तो इन दोनों सिस्टम का आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में जो टेम्परेचर आ रहा है वो कितना रहा है 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है लेटेंट हीट ऑफ आइस फ्यूजन मतलब, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज होगा बताओ जरा। देखो देखो इसमें आइस का टेम्परेचर 0 से बढ़ते हुए, देखो ये क्या हो रहा है, बाद में सभी वाटर बन जा रहा है। मतलब आइस है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर आपका क्या है, वाटर पहले से कुछ है, कितना है 0.30, और इसके अंदर आइस तुमने डाल दिया, और कुछ देर के बाद क्या होगा आपका पूरा वाटर बन जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आइस है आपका 0.15 केजी, अब इसमें कन्वर्जन कैसे हो रहा है बताओ जरा। हीट कौन सप्लाई कर रहा है, वाटर हीट सप्लाई कर रहा है। वाटर ये 50 डिग्री का 0.30 जो केजी है ये हीट सप्लाई कर रहा है, यानी कि ये अपना टेम्परेचर डाउन करते हुए कहाँ तक पहुंचा रहा है 6.7 तक, केवल ये मास। और ये मास क्या कर रहा है आइस वाला, ये बढ़ा रहा है। तो इसमें दो चीज़ हो रही है, सबसे पहले 0.15 केजी अब जो 0 डिग्री का आइस है किस में कन्वर्ट होगा, ये सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर होगा वो इतना मास का इतने टेम्परेचर तक जाते हुए हीट और एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट सप्लाइड और हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट सप्लाइड कितना हो गया, हाँ 0.30 मास ऑफ वाटर इंटू हाँ इंटू MS इंटू M इंटू S इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो मास हो गया ये, डेल्टा टी आपने S कितना इसका बताओ जरा 4186 ये बताया था मैंने ना। तो 4186 हो गया और 50 माइनस एक इसकी वैल्यू निकालोगे। अच्छा हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिसीव्ड, सबसे पहले क्या हो रहा है आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो वहां पे M इंटू L लगेगा। मतलब ये दो फार्मूला M इंटू L प्लस M इंटू S इंटू डेल्टा टी। ये M लेकिन किसका है आइस का है, S किसका है ये S किसका है ये वाटर का होगा। नहीं यही मास ऑफ आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। एस वाटर का क्यों होगा, क्योंकि वाटर बन चुका है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है मतलब 0 डिग्री का वाटर बनने के लिए M आइस इंटू L होगा, हाँ आगे फिर M आइस तुम्हारा 0.15 इंटू यही निकालना है हमको LF और प्लस 0.15 4186 इंटू डेल्टा टी क्या लेंगे
0 plus 43.3 6.7 माइनस 0। ठीक है, कॉमन ले लेंगे। अब दोनों को बराबर करके निकाल के जब बताइए, निकालो जरा। कॉमन करके कैलकुलेशन समझ में आ गया ना? तो 3.334 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, ये आंसर हो गया इसको सॉल्व करके। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, कंडक्शन। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र के बेसिकली मेथड्स होते हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? 3 तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। सब या मेन हेडिंग डाल लो पहले, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र डाल लो। तो हीट ट्रांसफ़र मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट कैसे ट्रैवल करती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो ये पढ़े होगे मेरे ख्याल से, छोटे बच्चे जब रहे होगे तुम लोग कि नहीं? क्या? हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट कैसे जाती है। मतलब मान लो बहुत ही गर्म बॉडी है और ये बहुत ही ठंडी बॉडी है, तो हीट कै अरे नहीं, वो तो एक स्पेसिफिक फिनोमेना हो गई। मतलब हीट फ्लो कैसे होती है, किस प्रोसेस से? यस। वाटर गर्म करते हो तब गर्म कैसे होता है वाटर? वाटर जब तुम गर्म करते हो, ये पूरा वाटर है, यहाँ तुम गर्म करते, ये गर्म यहाँ पे हीट करते हो, तो ये वाला पार्ट कैसे गर्म हो जाता है? ऊपर वाला है वो गर्म होता है ना, काइनेटिक एनर्जी। नहीं, एक होता है कंडक्शन मेथड। पढ़े नहीं हो क्या ये? नहीं पढ़े हो। कंडक्शन मेथड। दूसरा क्या होता है? कन्वेक्शन मेथड। तीसरा रेडिएशन। थोड़ा हिंट ले लो पहले। देखो कंडक्शन मेथड क्या है? जैसे मान लो जैसे गैस मान लो जल रही है तुम्हारी। ठीक है, मान लो गैस जल रही है घर में, इसको आज कर लेना। ठीक है, और एक तुमने एक स्पून लिया जो लोहे का है या स्टील का है स्पून, और इसको पकड़े रहो और इसको गर्म करते रहो, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद तुमको गर्म लगेगा ये? तो भाई तुम तो हाथ लगाए नहीं हो यहाँ पे, हैं? तो जब ये हीट करना शुरू करेगा तो ये वाला पार्ट, मतलब ये भी हाई टेम्परेचर पे आ गया है, ये अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, लेकिन कुछ देर के बाद 1 मिनट या 2 मिनट के बाद सासू बताना करके कि क्या तुम्हें ये गर्म लगता है? नेक्स्ट क्लास में आएगा। क्या आधे घंटे तक इसको होल्ड कर पाओगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब कैसे हो रही है डिटेल पढ़ेंगे। तो ये एक मेथड हो गया। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है? नहीं, कन्वेक्शन मेथड, तुमने एक टैंक में वाटर फिल कर लिया, यही एग्जांपल है, ये वाटर फिल कर लिया, अब तुम हीट यहाँ कर रहे हो, पूरा कैसे करें? ये पूरा वाटर कैसे गर्म हो जा रहा है? देखो इसमें और इसमें बहुत ही चेंज है। इसमें क्या होता है ना, कंडक्शन में ये मॉलिक्यूल या जो एटम है वो ट्रेवल नहीं करते हैं। जब इस पोर्शन को हीट करते हो तो ये क्या करता है? अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। चलता है क्या है? स्टील घूमते हुए घूम जाता है, स्टील का माध्यम। पोटेंशियल क्या है इसके अंदर? हीट एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल जो अभी केटीजी में और पढ़ोगे, ये क्या करता है? अपनी जगह पे क्या कर रहा है? ये वाइब्रेट कर रहा है। इसके अंदर एक वाइब्रेशन एनर्जी होती है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पहले सब बहुत ही इज्जत से ऊपर नीचे कर रहे थे, रूल फॉलो कर रहे थे। अब तुमने क्या किया, इस वाले को जब एनर्जी दिया तो समझो ये ऐसे ऐसे होने लगा, ये और ये वाला अभी भी ऐसे हो रहा था, तो ये इसको देखता है, ये भी होता है, तो ये भी तेज होने लगता है। तो ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पे मॉलिक्यूल डज नॉट ट्रेवल इटसेल्फ, इट सिंपली ट्रांसफर एनर्जी टू द, हाँ वाइब्रेशन, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इट सिंपली ट्रांसफर द एनर्जी टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और इस तरह हीट तुम्हारा यहाँ पे ट्रांसफर होता, फ्लो होता है। मॉलिक्यूल डज नॉट फ्लो इटसेल्फ, डज नॉट मूव। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? कन्वेक्शन में क्या होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो तो मूव करेंगे। अगर तुम कभी देखे होगे ना, तो इसमें देखो ये ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। अगर थोड़ा इसके अंदर वो डाल दो, कोई भी इम्प्योरिटी डाल दो, तो तुमको देखेगा वो ट्रेवल करते हुए। और अगर तुम इसको गर्म कर दो, अगर नीचे मान लो हीट अप कर रहे हो, तो हीट अप करने से जानते हो, देखोगे नीचे आएगा और नीचे होकर फिर ये ऊपर जाता है।
तो होता क्या है, ये नीचे आता है तो यहाँ पे डेंसिटी, गर्म करने से डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऊपर से तो ये ऊपर जाता है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल क्या हुए, ऊपर गए। अच्छा। अब ये मान लो तुमने 100 डिग्री पहुँचा दिया इसको, या 80 डिग्री पहुँचा दिया, ऊपर 40 डिग्री है, तो ये 80 वाला ऊपर जाता है, ऊपर 80 हो गया, 40 वाला नीचे आ जाता है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होते हुए पूरे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जो भी अगल बगल है समझ जाते हैं। तो यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल हैं वो खुद ट्रेवल करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके, वो एनर्जी लेते हैं, अपने बोरे में भरते हैं, सैक्स में भरते हैं और घूमते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है वो लेता है, तो ये इस तरह होता है। ये हो गया कन्वेक्शन, ये हो गया कंडक्शन। इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये पार्टिकल हटा दो तो ये काम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो रेडिएशन क्या चीज़ है? अब रेडिएशन कौन सी फॉर्म की एनर्जी है? रेडिएशन जैसे मान लो सन की जो एनर्जी है, ये सन है। अब सन से जब भी ये जो भी इसके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस हो रही है, इसके चलते अर्थ पे क्या हो रही है, एनर्जी आ रही है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? बीच में कोई मीडियम तो है नहीं, बीच में तो कोई मीडियम नहीं है। पहले लोग ये सब बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं जानते थे लोग। ईएम वेव जो आया है ना, अभी बहुत रिसेंट टॉपिक, लास्ट 100 ईयर में आया है, ठीक है, लास्ट 100 ईयर में। तो रेडिएशन पहले नहीं था, लोग यही सब जानते थे क्योंकि सबको टच करके और यही सब फील होता था। तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं यार, ये कुछ मीडियम तो है नहीं स्पेस में, तो हम एक हाइपोथेसिस दे देते हैं कि इस पूरे स्पेस में एक मीडियम होता है। उसका नाम उन्होंने ईथर तक रख दिया था, ईथर, ठीक है। उन्होंने अपनी थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि पूरा स्पेस में एक मीडियम है, वो दिखता नहीं है, फील नहीं होता है मासले से ये, लेकिन है। क्यों है? क्योंकि हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो बाद में जब मैक्सवेल आए और कई सारे जब साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि नहीं भैया, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, हीट तब भी ट्रेवल कर सकता है। किस तरह से? रेडिएशन से। जैसे घर में जब बहुत विंटर, बहुत ठंडी पड़ती है तो हम लोग हीटर जला लेते हैं, हैं? तो हीटर से तुम्हारे पास जो आती है गर्मी, वो कैसे आ रही है? क्या एयर के मॉलिक्यूल टकरा के कन्वेक्शन से आ रही है? अगर ऐसे आती ना तो पहले पूरा सराउंडिंग गर्म करता, फिर गर्म करता, तब तो बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ा दूर जाते हो तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से लगता है तुम्हें। तो वहाँ से डायरेक्टली वो रेडिएट करके आती है एनर्जी, ठीक है। या सन से जो एनर्जी आ रही है, रेडिएट करते आ रही है। बेसिकली रेडिएशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ एनी हीट एनर्जी। समझ में आ गया है? तो ये 3 फॉर्म एनर्जी हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0 है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला दोनों से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल के। रेडिएशन है, बोलता रहा, पढ़ाएंगे हम, ठीक। हाँ ठीक है। और कंडक्शन भी आपके बुक में सब दिया है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में लिखेंगे कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन में देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मान लो एक हॉट बॉडी है आपकी, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं TC है, ठीक है, और दूसरी एक कूल बॉडी है, ठीक है, इसको हमने TD बोला, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, हीट सोर्स बोलते हैं। अभी थर्मोडायनेमिक्स और डिटेल में आएगा। और इसको क्या बोलते हैं, हीट सिंक बोलते हैं। हाँ, सिंक मतलब कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है, सोर्स मतलब जो कि जनरेट कर रहा है। अब तुम्हें अगर ये यहाँ पे TC बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन TD है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, बीच में एक वही स्टील का तुमने क्या लगा दिया, एक रॉड लगा दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। कनेक्ट कर दिया दोनों। हाँ, दोनों कनेक्ट कर दिया। एक ऐसे रॉड लगाया मैंने, ऐसे रॉड लगाया और मैंने दोनों के बीच में लगा दिया, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, A। तो हाँ, हीट सोर्स है ये, ठीक है। तो ये L आपका हो गया लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। A क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा, देखो ये टेम्परेचर TC पे, ये TD पे है। तो यहाँ से जैसे जब शुरू में तुम ये लाए रहोगे, ये जो सिंक, ये जो रॉड है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, रूम टेम्परेचर कुछ भी। जो ही तुमने ऐसे फिक्स किया तो ये तुम्हारा एंड TC पे हो जाएगा या TD पे हो जाएगा,
ठीक है। तो ये टेम्परेचर TC हो गया, तो क्या बीच का टेम्परेचर क्या होगा? तो इसमें क्या होगा ना, ये तो इमिडिएटली TC हो जाएगा, लेकिन क्या बाकी एक थोड़ा टाइम लगता है इसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए। समझ में आया? थोड़ा सा टाइम, एक इक्विलिब्रियम, उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। एक सेकंड, ठीक है, चलो ये देख लो। तो L हो गया लेंथ ऑफ रॉड, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये TC माइनस TD क्या हो गया? ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, इसको डेल्टा T बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि कुछ देर के बाद इसमें स्टेडी स्टेट आ जाएगा। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है? जैसे रॉड का ये पॉइंट TC पॉइंट पे है, ये रॉड का पॉइंट TD है, जैसे मान लो ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये तुम्हारा स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर तुम्हारा लीनियरली एकदम सेटअप हो जाएगा। मतलब तुम्हारा 90, 80, 70, 60 ऐसे करके हो जाएगा। जब शुरू में लगाओगे, जैसे अभी मान लो ये तुम्हारा रॉड का टेम्परेचर क्या, जो रूम टेम्परेचर है, तुरंत लगाते ही नहीं हो जाएगा पूरा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं स्टेडी स्टेट बार बोल रहा हूँ। तो एट ए स्टेडी स्टेट, बेसिकली एट ए स्टेडी स्टेट, बैठ जाओ, स्टेडी स्टेट, वही बैठ जाओ, हीट रेट जो होता है, जो H होता है, इसको हम लोग हीट रेट बोलते हैं। हीट रेट मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो कर रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना हीट तुम्हारा फ्लो कर रहा है। तो ये जो हीट रेट होता है भाई, यहाँ से ये चीज़ क्या हो रही है, हीट ही तो फ्लो कर रही है? और इसी और यहाँ एजम्पशन लिया जा रहा है कि ये जो हीट सोर्स है इसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, और ये जो TD है इसका टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा है। मतलब ये तुम्हारा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ, इनफाइनाइट हीट सोर्स है, और ये इनफाइनाइट हीट सिंक है जो एब्जॉर्बर है। जैसे एटमॉस्फेयर होता है हमारा, एटमॉस्फेयर में कितना भी हीट दोगे तुम टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हो इसका, है कि फ्रिज चला दिए तो ठंडा कर दिए, वो चला दिए, हीटर चला दिए तो एटमॉस्फेयर गर्म हो गया, तुम्हारा नहीं होगा ना। तो ये इनफाइनाइट सोर्स हो गया, इनफाइनाइट सिंक हो गया, इनफाइनाइट सोर्स। तो जो हीट रेट होता है ये किस पे डिपेंड करता है? देखो ये जो L होगा, ठीक है, देखो इसमें क्या है, L है, A है। तो अगर मान लो लेंथ बढ़ाते जाओगे तो L पे ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ज़्यादा लेंथ होगा तो कम हीट सप्लाई होगा। H एरिया पे तो डायरेक्टली। और तीसरी चीज टेम्परेचर डिफरेंस, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है भाई, ये 0 डिग्री है 100 है, ये 0 डिग्री है 1000 है, इन्वर्सली होगा। 1000 हो गया तब ज़्यादा फ्लो होगा ना, नहीं, हाँ। ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया ना, तो यानी कि ये डेल्टा T हो गया, ठीक है। तो यानी कि लास्ट में जो H हुआ किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ये डेल्टा T, A और L, ठीक है। तो इसमें अगर तुम्हारा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे K। तो K, हाँ, K A डेल्टा T, या इसी डेल्टा T को TC माइनस TD और डिवाइड बाई L। तो ये हीट रेट का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ कंडक्शन। K तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो अलग अलग मटेरियल के, हाँ, स्पेसिफिक, ठीक है, इसको बोलते हैं नाम, इसको हीट कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का? देखो ये क्या है, H क्या है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड है ना, या वॉट बोलते हैं इसको। अगर K का यूनिट पूछा जाएगा तो क्या होगा, L उधर जाएगा, एरिया नीचे आएगा, तो L ऊपर एरिया नीचे, इसको ऐसे समझ लो। K का यूनिट क्या होगा, H L बाई A TC माइनस TD। तो H क्या हो गया, वॉट या जूल पर सेकेंड, वॉट हो गया, लेंथ अपॉन लेंथ स्क्वायर यानी कि मीटर माइनस 1, और ये क्या हो गया, केल्विन माइनस 1। एक ये ले सकते हो, या जूल पर सेकेंड मीटर माइनस 1 केल्विन माइनस 1। ये इसके दोनों के क्या हो गए, हाँ, ये लिख लीजिए यूनिट्स हो गए, ठीक है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली एक मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। तो आपके बुक में एक टेबल बनाया गया है, तो कुछ मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी लिखी गई है। जैसे देखो, सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, टेबल से देखो जरा, सर वो क्या लिखा है यूनिट में, J जूल पर सेकंड, सिल्वर, ठीक है। तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, सिल्वर, लेकिन सिल्वर यूज़ नहीं करते हम लोग, वो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है।
सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत हाई है। तो देखो तुम्हारे जितने मेटल हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, स्टील, इनकी रिलेटिवली हाई होती है। फिर देखो नीचे नॉन मेटल आ गया है, देखो नीचे नॉन मेटल आ गया, जैसे इंसुलेटिंग ब्रिक। देखो मेटल का 406 अगर कंडक्टिविटी है इसका, तो ब्रिक का कितना है? ब्रिक का 0.15। इसीलिए हम लोग जो अपने घर की दीवारें बनाते हैं वो तुम्हारी ब्रिक से बनाते हैं, क्योंकि ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम टेम्परेचर उधर से, मतलब बहुत ही कम हीट वो सप्लाई करेगा। ये इसकी के की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हीट रेट बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। और लास्ट में क्या है, एयर का देखो कितना है, एयर कितना है, एयर 0.024, ये और कम है, तो हम लोग वॉल हटा देते हैं, वॉल हटा देते हैं, एयर रहेगी तो और आराम से कम हीट सप्लाई होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप वॉल हटा दोगे तो एयर में कंडक्शन तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन कन्वेक्शन होने लगेगा, कंडक्शन नहीं होगा अगर एयर को। इसलिए कुछ फ्लास्क जो डिज़ाइन किए जाते हैं, कुछ फ्लास्क जो डिज़ाइन किए जाते हैं मैन्युफैक्चर की तरफ से, ये कुछ नहीं करते, जानते हो क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा काम करते हैं, बस ये 2 लेयर बना के बीच की जो हवा होती है इसकी ना, वो एक वैक्यूम बना देते हैं। तो यहाँ कुछ या कुछ ना रहे तो हवा ही भर दो, कुछ ना रहे तो। अगर हवा भी रहेगी भाई एकदम वैक्यूम तो बनेगा नहीं कोई चीज़। तो मान लो तुमने केवल एयर भी डाल दिया ना, तब भी ये इतना बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा इसको एयर इसलिए निकाला जाता है कि जिससे तुम्हारा कन्वेक्शन ना होने पाए एक्चुअली, ठीक है। कंडक्शन का मतलब क्या है एयर का, कि मतलब ये कंडक्शन के थ्रू ये हीट हमारा सप्लाई नहीं कर सकें, कन्वेक्शन तो हमेशा कर देंगे ये, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही कम होता है कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ गया नहीं ये? ठीक है, चलो तब